डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम को फिनिश किया था और आज हम एक नए टॉपिक को लेकर के फिर से आए हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा ब्लड। ठीक है, ब्लड क्या होता है ये हम सब जानते हैं, बट ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, किस तरीके से करके फंक्शन करता है, उन सारी चीज़ों पे आज हम फोकस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आइए बिना देर किए हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ब्लड होता क्या चीज़ है? रक्त हम सब जानते हैं कहाँ पाया जाता है ये, तो ह्यूमन में, एनिमल्स में, सब में क्या हो जाता है? रक्त यानी कि ब्लड पाया जाता है। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है ना, कॉम्पोजिशन क्या होता है इसका, है ना, ब्लड के अंदर में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ब्लड है क्या चीज़। ठीक है, तो आपको पता है कि ब्लड जो है ना वो एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। इट मीन्स इसे हम बोलते हैं हिंदी में संयोजी उत्तक। याद रखिएगा, कनेक्टिव टिश्यू कहने का सीधा सा मतलब है संयोजी उत्तक, है ना, या फिर कहीं कहीं पर लिखा हुआ रहेगा तरल संयोजी उत्तक। इट मीन्स वाई, बिकॉज ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है ना, तो इसका नाम क्या हो गया? तरल संयोजी उत्तक। ठीक है, चलिए, तो ये ब्लड जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है? आपको मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में बताया था सेल के बारे में, और सेल से मिलकर के क्या बनता है? टिश्यू बनता है। इट मीन्स ये ब्लड जो है ना ये एक्चुअली सेल नहीं है, इसके अंदर में बहुत सारे सेल होंगे और इसलिए क्या कहलाया? ग्रुप ऑफ सेल। इट मीन्स टिश्यू, राइट। और इसे हम बोलते हैं संयोजी उत्तक। कनेक्टिव टिश्यू इसीलिए बिकॉज ये क्या करता है? ये कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम हिंदुस्तान में बात करें तो हिंदुस्तान के एक राज्य को दूसरे राज्य से क्या जोड़ती है? तो हमें बहुत अच्छे से पता है, इसे बोलते हैं नेशनल हाईवे। इट मीन्स राजमार्ग या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग, है ना। ये क्या करता है? ये एक सिटी से दूसरे सिटी को या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जोड़ने का काम करता है। सेम टू सेम वैसे ही ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है। इट मीन्स ये क्या करता है? ये बॉडी के सारे ऑर्गन्स को कनेक्ट करने का काम करता है। कनेक्ट करने का काम करता है, इसका क्या मतलब हो गया? इसका सीधा सा अर्थ इतना हो गया कि ये क्या करता है? ब्लड को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है और ब्लड जब ट्रांसपोर्ट होता है तो वो क्या करता है? वो मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, राइट। जैसे गाड़ियाँ जब एक शहर से दूसरे शहर में चलती है तो सामान यहाँ से वहाँ जाता है, तो वैसे ही ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोला गया बिकॉज ये क्या कर रहा है? ये हमें मिनरल्स को यहाँ से वहाँ, विटामिन्स, है ना, जो भी हमारा एनर्जी है ना, वो सारी चीज़ों को क्या करता है? एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भेजने का काम करता है कि नहीं? और फाइनली उसको एनर्जी में भी कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, राइट। तो इस तरीके से करके हम बोल सकते हैं कि ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। इट मीन्स संयोजी उत्तक है, राइट। संयोजी का मतलब हो जाता है दो को जोड़ने वाला, कनेक्ट करने वाला। ठीक है, इसलिए इसका नाम हो गया कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है? चलिए, तो ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है ना। बात समझ में आया कि नहीं? अब ब्लड की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, ध्यान से समझिएगा कि एक ह्यूमन बॉडी में क्वांटिटी कितनी होती है इसकी? इट मीन्स मात्रा कितनी होती है? तो याद रखिएगा ये लगभग 4 to 5 लीटर होती है, लेकिन कहीं कहीं पर 5 to 6 लीटर भी लिखा हुआ रहता है, राइट। ध्यान दीजिएगा, इसमें कन्फ्यूज होने वाली कोई बात नहीं। वैसे जनरल आइडिया 4 to 5 लीटर है ना, और नहीं तो 5 to 6 लीटर भी आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा, है ना। वो डिफर करते हैं अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बॉडी, है ना, कि सबके बॉडी का साइज अलग अलग है तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है ना, इसलिए 4 to 5 या फिर 5 to 6 लीटर भी लिखा हुआ मिलता है। ये हमने बात कर लिया क्वांटिटी का, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं पीएच मान, है ना, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब पीएच वैल्यू कितना होता है? तो याद रखिएगा ब्लड का पीएच वैल्यू जो होता है वो कितना होता है? 7.4। इट मीन्स ये कैसा होगा? नेचर में बेसिक होगा। बेसिक का मतलब क्या हो गया? ये क्षारीय पदार्थ है। इट मीन्स क्या हो गया? ये थोड़ा सा 7 पे हमारा न्यूट्रल रहता है और ये कितना आ गया? 7.4। इट मीन्स क्या है? थोड़ा सा क्षारीय है। क्लियर है? ये यहाँ पर 7.4 अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो 7.4 इट मीन्स क्या हो गया? ये बेसिक प्रॉपर्टी हो गया। इट मीन्स कैसा हो गया? क्षारीय पदार्थ हो गया, राइट। काम क्या है इसका? ब्लड का काम क्या है सर? बताइए, ब्लड का काम क्या है? अभी अभी मैंने आपको बताया था, ये क्या? कनेक्टिव टिश्यू है। इट मीन्स क्या काम करता होगा? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता होगा। इट मीन्स परिवहन का काम करता होगा, राइट। तो ये क्या करता है?
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, क्या क्या चीज़ का ट्रांसपोर्ट करता है बताइएगा। तो सबसे पहले करेगा ये न्यूट्रिएंट्स का, बी नंबर में और क्या चीज़ का ट्रांसपोर्ट करेगा बताइएगा। मिनरल्स का, और क्या चीज़ का ट्रांसपोर्ट करेगा, ऑक्सीजन का। क्लियर है कि नहीं। इट मीन्स ये क्या करेगा, ये हमारा ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है और ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एंड ऑक्सीजन, मतलब हमारे शरीर को जो भी न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व मिला, मिनरल्स यानी कि खाद्य पदार्थ मिला है ना, और ऑक्सीजन जो भी हमारे बॉडी को ऑक्सीजन मिला, इन सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेगा, ब्लड करता है। क्लियर। इट मीन्स ब्लड अकेला नहीं है, एक सेल की तरह नहीं है। क्लियर है। ये क्या है, एक टिश्यू बन गया। इट मीन्स क्या हो गया, ये कई सारे सेलों का ग्रुप हो गया। ठीक है ना, बात समझ में आए कि नहीं। अब अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो हो गया कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बनता कहाँ है ब्लड, है ना, बात समझ में आए कि नहीं। इट मीन्स क्या होता है कि इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, इट मीन्स बनता है कहाँ पर बताइएगा। तो याद रखिएगा बनने का कंडीशन भी अलग अलग है ना, बनने का कंडीशन भी कैसा है, अलग अलग है। समझिएगा ध्यान से कि अगर हम बात करें कि एक बच्चे का शरीर और एक बड़े इंसान का शरीर में बहुत सारा डिफरेंस होता है, तो बहुत सारा डिफरेंस होता है, इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी हड्डियाँ भी छोटी होती है, शरीर का स्ट्रक्चर काफ़ी छोटा होता है, और जब कोई बड़ा इंसान होता है तो उसकी बॉडी में भी क्या होता है, उसकी बॉडी में हड्डियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड कहाँ बनता है, तो आपसे पहला सवाल होगा कि आप किसकी बात कर रहे हो, क्या एक छोटे बच्चे की बात कर रहे हो। छोटा बच्चा मतलब जो कि माँ के पेट में, है ना। क्लियर है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हो गया कि अगर बनने की बात करेंगे तो अगर हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक ऐसा बच्चा जिसने जन्म ना लिया हो, जन्म ना लिया हो मतलब वो माँ के पेट में है, तो उस दौरान उसके बॉडी में कहाँ पर ब्लड बनेगा, क्योंकि ब्लड तो उसकी बॉडी में भी है, तो वो कहाँ पर बनेगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं अनबॉर्न चाइल्ड। ठीक है, तो अनबॉर्न चाइल्ड में कहाँ पर बनता है, और दूसरे नंबर पर हम लिखते हैं बॉर्न चाइल्ड। ठीक है, बात समझ में आए कि नहीं। तो अनबॉर्न चाइल्ड में कहाँ बनता है, बॉर्न चाइल्ड में कहाँ बनता है, याद रखिएगा। अनबॉर्न चाइल्ड में बनता है स्प्लीन में। क्लियर है, इसे हम हिंदी में बोलते हैं प्लीहा। और बॉर्न चाइल्ड में कहाँ पर बनता है, इट मीन्स जब इंसान ने जन्म ले लिया और धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो गया, तो उस दौरान उसके बॉडी में क्या होगा, कहाँ पर बनेगा, तो याद रखिएगा उस दौरान बनेगा बोन मैरो में। अस्थि मज्जा में। क्लियर है। इट मीन्स क्या कि जब हमारा एक बच्चा जन्म नहीं ले चुका होता है, जब वो अपनी माँ के पेट में होता है या भ्रूण अवस्था में होता है, तो उसके स्प्लीन में ब्लड बनता है, और जब वो जन्म ले लेता है तो उसको धीरे धीरे वो बढ़ने लग जाता है, तो उस दौरान क्या होता है, बोन मैरो में जो होता है वो, यानी कि अस्थि मज्जा इसको बोलते हैं। क्लियर है। और इसी में क्या होता है, ब्लड बनता है। अब ये बोन मैरो कहाँ पाया जाता है, सवाल ये उठता है कि स्प्लीन कहाँ होता है। सबसे पहला तो स्प्लीन होता कहाँ है, तो याद रखिएगा ये जो हमारे स्टमक होता है ना, पेट, इसके ठीक बैक साइड में, कहाँ, बैक साइड में, यानी कि पीछे की तरफ में, है ना। हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्प्लीन कहाँ पाया जाता है सर, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बिहाइंड द स्टमक। क्लियर है। ये क्या हो गया, ये हमारा स्प्लीन हो गया। अगर मैं बात करूं बोन मैरो का, तो बोन मैरो कहाँ होता है, तो याद रखिएगा बोन मैरो कहा जाता है जैसे कि हमारे पास में फीमर हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं कि बड़ी हड्डियां जो है, तो इसको क्या कहा जाएगा, बोन मैरो। फीमर देखिए एग्जाम्पल हो गया, कोई भी जीव की जो बड़ी हड्डियां हैं, जैसे हमारे हाथों की इन हड्डियां, दोनों हाथ की बड़ी हड्डियां हैं, यहाँ के बाजुओं की है, पैर की दो बड़ी बड़ी हड्डियां हैं, तो इन्हीं सब में क्या होता है, इसके अंदर में कैविटी होता है और इसी के अंदर में बोन मैरो होता है, बोन मैरो कैविटी बोलते हैं उसको, और वहीं पर जो होता है ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो फिर सर ये स्प्लीन क्या करता होगा उस टाइम में, तो याद रखिएगा स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहा जाता है, अभी पढ़ेंगे उसको आगे। क्लियर।
इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये जो होगा सो डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। या फिर अगर मान लीजिए कि किसी इंसान के बॉडी में अगर 6 लीटर मैंने आपको कैपेसिटी बताया ब्लड का, ठीक है ना, 5 से 6 लीटर मान लेते हैं ऐसा, अगर इससे भी ज़्यादा अगर उस इंसान की बॉडी में ब्लड है तो कहाँ चला जाएगा, तो याद रखिएगा अगर ज़्यादा मात्रा में अगर ब्लड होगा तो फिर वापस से वो कहाँ चला जाएगा, स्प्लीन में चला जाएगा। क्लियर है ये, यहाँ तक कोई समस्या है? फिर से एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ मैं, ध्यान से देख लीजिएगा कि हमारा जो ब्लड होता है ये क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है ये, कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या हो गया, ये बॉडी के विभिन्न ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है, कैसे, ट्रांसपोर्ट करके। किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करता है, तो हमारा जवाब होगा एनर्जी का, है ना, न्यूट्रिएंट्स का, मिनरल्स का और साथ के साथ ऑक्सीजन का, यानी कि जो भी न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स हमको मिलेगा वो, और उसके साथ साथ में क्या मिलेगा, ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो ऑक्सीजन को सर हमें ट्रांसपोर्ट करने की क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर एक हिस्से में अलग अलग तरीके से न्यूट्रिएंट्स जो है उससे एनर्जी मिलेगा, इसलिए वहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। चलिए क्वांटिटी कितना होता है, 4 to 5 लीटर, कहीं कहीं पर 4.5 to 5.5 लीटर दिया रहेगा, कहीं कहीं पर 5 to 6 भी दिया रहेगा। कन्फ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है ना, ऑलमोस्ट लगभग इतना ही होता है। पीएच वैल्यू की बात करते हैं तो कितना होता है, 7.4 होता है, और ये बेसिक प्रॉपर्टी होता है, मतलब क्या, 7 से ऊपर है तो अबव 7 अगर है इट मीन्स क्या हो जाएगा, वो बेसिक हो जाएगा, है कि नहीं, और अगर बिलो 7 है तो इट मीन्स कैसा हो जाएगा, वो एसिडिक हो जाएगा, इट मीन्स क्षारीय हो जाएगा, और नहीं तो क्या हो जाएगा, अभी अम्लीय हो जाएगा ना। बात समझ में आ रहा है, 7 से ऊपर है तो क्षारीय और 7 से कम है तो अम्लीय। चलिए वर्क क्या है, काम क्या है इसका, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एंड ऑक्सीजन। इट मीन्स क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को, पोषक तत्व को, है ना, मिनरल्स, खनिज लवण को, और ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। क्लियर है, बात समझ में आया कि नहीं? इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, पोषक, है ना, मिनरल्स का मतलब हो गया खनिज, ठीक है, और ये ऑक्सीजन तो आपको पता ही है। चलिए अब बनता कहाँ है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा अनबॉर्न चाइल्ड में, यानी कि जो बच्चा अभी तक जन्म नहीं लिया है तो उसकी बॉडी में कहाँ बनेगा, तो उसकी बॉडी में बनेगा स्प्लीन में। क्लियर है, स्प्लीन कहाँ होता है, हमारे बिहाइंड द स्टमक, यानी कि पेट के पिछले हिस्से में, यानी पीछे की तरफ होता है। बॉर्न चाइल्ड में कहाँ पर बनेगा, यानी कि जन्म लिए हुए बच्चे या थोड़े बड़े बच्चे होंगे, है ना, या हम लोग हैं तो हमारी बॉडी में कहाँ बनेगा, बोन मैरो में बनेगा। बोन मैरो का मतलब क्या हो जाता है, अस्थि मज्जा, है ना, जैसे जो हमारी बॉडी में बड़ी बड़ी हड्डियाँ हैं, है ना, यानी कि जैसे फीमर है ना, उसका फिर अल्ना है, और ऐसे बहुत सारी हड्डियाँ हैं, अभी हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो उन सब जगहों पे क्या होता है, उसके अंदर में, बड़ी हड्डियों के अंदर में कैविटी होता है जिसको बोन मैरो कैविटी बोलते हैं, और वहीं पर जो होता है वो ब्लड बनने का काम होता है। चलिए ठीक है, तो आप चलिए इसको 2 मिनट नोट कीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स, आपने इसे नोट कर लिया होगा तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, फिर उसका जैसा होगा मुझे बताइए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ब्लड के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम, कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, कौन कौन से मिनरल्स होते हैं इसके अंदर में, किस तरीके से करके कार्य होता है, और इसका ग्रुप वगैरह क्या है, उन सारी चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, है ना। जैसे आपको मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम बताया था बारी बारी से, याद रखिएगा, और हम लोगों ने एक एक करके सारे टॉपिक को काफ़ी डीपली किया था, तो भरोसा रखिएगा कि मैं ब्लड भी वैसे ही आपको काफ़ी डीपली कराऊँगा, है ना। आपने क्या करना है, बस पर डे थोड़ा सा टाइम दे करके और इन सारी चीज़ों को नोट भी करते चलिएगा, जिससे क्या होगा कि बार बार आपको, है ना, कन्फ्यूजन ना हो। और दूसरी बात कि जब भी आपका ऐसा कोई कन्फ्यूजन वाला स्टेट्स लगता है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं कभी भी, ठीक है, ये यूट्यूब पे हमेशा अवेलेबल रहेगा। चलिए तो मैं बात करता हूँ कि किस किस तरीके से करके ये काम करता है हमारा ब्लड, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि हमने कोई फूड लिया, हमने क्या किया, कोई फूड लिया, यानी कि हमने कोई भोजन लिया, ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं। हमने जो कोई भोजन लिया तो याद रखिएगा भोजन क्या होगा, आपको मैंने बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम में कि हमारा जो भोजन होता है उसे डायरेक्ट हमको एनर्जी नहीं मिल जाता है, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, और उसके बाद क्या होता है, वो डाइजेस्ट होता है ना। भोजन जो होता है वो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट कैसे कैसे होता है वो बहुत लंबा टॉपिक था, हम लोगों ने पढ़ा था उसके बारे में, ठीक है। चलिए आइए, तो भोजन जब डाइजेस्ट होगा तो क्या मिलेगा बताइए,
ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है। और ग्लूकोज मिलेगा तो उसके बाद क्या वो ग्लूकोज जाकर के हमारी बॉडी में एनर्जी बनाएगा? तो बिल्कुल सही है, लेकिन वो एनर्जी डायरेक्ट नहीं बना पाएगा, उसके लिए भी उसमें ऑक्सीडेशन होना जरूरी है। इट मीन्स ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होना बहुत ही जरूरी है। बात समझ में आया कि नहीं? चलिए देखते हैं तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कैसे होती है, उस पर हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास ग्लूकोज मिला हमें C6H12O6, ठीक है, और +6O2 इसके साथ में रिएक्शन करेगा। इट मीन्स ये ग्लूकोज के साथ में क्या रिएक्शन कर रहा है सर? ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है। क्लियर है? ग्लूकोज के साथ में क्या रिएक्शन कर रहा है? ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है। और ये क्या बनाएगा? बताइएगा, ये क्या बनाएगा? ना होगा, ये हमारे पास बनाएगा, याद रखिएगा, ये हमारे पास बनाएगा 6H2O + 6CO2 और +673 किलो कैलोरी। इट मीन्स क्या करेगा? इतना एनर्जी बनाएगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 ऑक्सीजन, सॉरी 6 जल का अणु और 6 कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कब? जब ग्लूकोज जो होगा वो 6 ऑक्सीजन के साथ 6O2 के साथ में रिएक्शन करेगा तब। अब एक बात बताइएगा, हमने जो भोजन डाइजेस्ट किया, इससे हमें जो ये ग्लूकोज मिला, इसको हमारे हर एक सेल तक पहुंचाना जरूरी है। बात समझ में आया कि नहीं? इसे हमें क्या करना जरूरी है? हर एक सेल तक पहुंचाना जरूरी है। समझिएगा ध्यान से, ये जो प्रोसेस होगा ना, ये होगा कहाँ? बॉडी के किस हिस्से में होगा? अगर आपसे पूछा जाए कि सर ये ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है, ऑक्सीकरण की जो प्रक्रिया है, वो शरीर के किस हिस्से में होगी? क्या लीवर में होगी, किडनी में होगी, या फिर कहाँ पर होगी? तो हमारा जवाब होगा ये हर एक सेल में ये रिएक्शन होगा, हर एक सेल में। क्लियर है? हमारे बॉडी के हर एक सेल में क्या होगा? ये रिएक्शन होगा, चाहे वो लीवर का सेल हो, चाहे वो किडनी का सेल हो, या फिर हमारा मसल्स का सेल हो, या कहीं का भी सेल होगा। तो वहाँ पर क्या होगा? हमारा जो ग्लूकोज होगा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनेगा? 6H2O बनेगा +6CO2 बनेगा +673 किलो कैलोरी एनर्जी बनाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? ये बात क्लियर है? चलिए मैं इससे अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। ये तो खैर बेसिक कुछ जानकारी थी, है ना, ब्लड से रिलेटेड कि ब्लड के किस हिस्से में किस किस तरीके से करके फंक्शन होगा, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं? चलिए अब हम बात करते हैं कि हमारा जो ब्लड होता है ये 2 टाइप का होता है, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं? हमारा ब्लड जो होता है वो किस तरीके का होता है? 2 टाइप का होता है। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। पहला जो टाइप होता है इसका, वो कुछ इस तरीके से करके होता है, जिसे हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है? और इसे हम बोलते हैं, दूसरा पार्ट जो होता है इसका, उसे हम बोलेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हम बोलते हैं ऑक्सीकृत रक्त। इसमें क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी। क्लियर है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अनऑक्सीकृत, इसमें क्या हो जाएगा सर? तो आप बोलोगे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बहुत ज़्यादा होगा। क्लियर है? हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा इसमें क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा उसमें क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी। सवाल उठता है, हमने ह्यूमन हार्ट वाले चैप्टर में बढ़िया से पढ़ा था कि इस ब्लड को कौन सप्लाई करेगा। तो बताओ जरा आप, कौन सप्लाई करेगा? तो इसे सप्लाई करेगा आर्टरी, है ना। और इसे कौन सप्लाई करेगा सर? तो इसे सप्लाई करेगा वेन। इट मीन्स इसे कौन सप्लाई करेगा? अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसे सप्लाई करेगा धमनी। क्लियर? और अशुद्ध रक्त को, है ना, इसे कौन सप्लाई करेगा? सिरा। बात क्लियर है? ब्लड जो है 2 टाइप का, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीकृत, जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, ठीक है। और इसको कौन सप्लाई करता है? धमनी सप्लाई करता है। अगर मैं आपसे पूछूं डीऑक्सीजनेटेड, इट मीन्स अनऑक्सीकृत, है ना, या फिर हम इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, और वो होता है शुद्ध रक्त। और ये कौन सा रक्त है सर? तो ये हो जाता है अशुद्ध रक्त।
क्लियर है। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस अशुद्ध को शुद्ध कौन करता है, याद रखिएगा 2 तरीके का प्रोसेस होता है। एक होता है प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन मतलब शुद्ध करना, और एक होता है फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन का मतलब हो गया छानना। तो हमारा ब्लड प्यूरिफिकेशन का जो काम है, इट मीन शुद्ध करने का जो काम है, वो कौन करता है, तो वो हमारा लंग्स करता है। कौन करता है सर, लंग्स करता है, याद रखिएगा। इट मीन्स हमारा फेफड़ा जो होता है वो क्या करता है, वो हमारे इस इम्प्योर ब्लड को प्योर ब्लड में चेंज करने का काम करता है। इम्प्योर ब्लड इट मीन्स जिसमें ऑक्सीजन होता है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और प्योर ब्लड जिसमें कौन सा होता है, ऑक्सीजन होता है। तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा करके और उसमें ऑक्सीजन को मिक्स करने का काम जो होता है वो कौन होता है, कौन करता है, लंग्स करता है ना। हम लंग्स का फंक्शन पढ़ेंगे, उसमें बहुत बढ़िया से सीखेंगे कि किस किस तरीके से करके वो करता है। उसमें एल्वियोलाई होते हैं और किस तरीके से करके एल्वियोलाई जो होता है वो क्या करता है, वो ब्लड में ऑक्सीजन को मिक्स करने का काम करता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कैसे कर लेता है। क्लियर है, बात समझ में आया कि नहीं। और जो हमें पता है कि जो हमारा प्योर ब्लड होता है वो किसके जरिए जाता है, वो हमारा आर्टरी के जरिए यानी कि धमनी के जरिए जाता है। जो इम्प्योर ब्लड होता है वो किसके जरिए जाता है, वो सिरा इट मीन्स वेन के जरिए सप्लाई होता है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं। कलर की अगर बात करें तो ये भी रेड कलर होता है और वो भी रेड कलर होता है, राइट। बट आपको ध्यान देना है ये ब्राइट रेड होता है और ये जो होता है वो सिंपल रेड बोल सकते हैं उसको, बट ये कैसा हो जाएगा, ब्राइट रेड होगा, है ना। क्लियर है, इट मीन्स ये कैसा हो जाएगा, ब्राइट रेड, चमकीला लाल। क्लियर है, इसे हम क्या बोलेंगे, चमकीला लाल। और इसे हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल रेड, और कुछ नहीं, यानी कि लाल। क्लियर है, बात समझ में आया कि नहीं। चलिए अब ध्यान से समझिएगा कि हमारे इस ब्लड में क्या क्या चीज़ें होती है और किस किस तरीके से करके काम करती हैं। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने रक्त के बारे में पढ़ा, 2 टाइप का होता है, प्योर और इम्प्योर, है ना। प्योर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो वो इम्प्योर, और जिसमें ऑक्सीजन होता है वो क्या कहलाता है, प्योर कहलाता है। जो प्योर ब्लड हमारा होता है वो किधर से सप्लाई होता है, वो आर्टरी के जरिए यानी कि धमनी के जरिए। कलर कैसा होता है, तो ब्राइट रेड होता है, बिल्कुल लाल होगा, चमकीला लाल। और अगर मैं इसकी बात करूँ किसके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इट मीन्स अनऑक्सीकृत रक्त, जो वेन के जरिए सप्लाई होता है, इट मीन्स सिरा के जरिए, और ये कैसा होगा, ये सिंपल रेड होगा। कहीं कहीं पर वायलेट कलर भी लिखा हुआ मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। कहीं कहीं पर आपको वायलेट कलर इट मीन्स कैसा, बैगनी रंग का भी मिलेगा, लेकिन एक्चुअली बैगनी नहीं होता है वो, थोड़ा सा कलर उसका डिफर जरूर होता है, तो इसलिए काफ़ी लोग उसको बैगनी समझ लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं। अब अगर मैं आपसे पूछूँ कि हमारे बॉडी के अंदर में जो होता है, जो ब्लड हमें रेड दिखाई देता है, वो किस कारण से दिखाई देता है, इसमें उसका कॉम्पोजिशन क्या क्या है, किस किस तरीके से करके। ठीक है, तो चलिए आइए अब आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं इसका कॉम्पोजिशन बता देता हूँ। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब मैं इसे रेज कर देता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ बातें और हैं ब्लड के बारे में, वो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो ब्लड होता है वो किस किस तरीके से करके काम करता है, इसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसके पहले ज़रा हम कुछ थोड़ा सा बात कर लेते हैं लंग्स के बारे में 2 मिनट के लिए। ठीक है ना, आपको पता है कि हमारा लंग्स जो होता है ये क्या करता है, तो ये क्या करता है, ये प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इट मीन्स क्या करता है, ये रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। बात समझ में आया कि नहीं। ये क्या करता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड इट मीन्स रक्त को क्या करता है, ये शुद्ध करने का काम करता है। ठीक है, शुद्ध करने का काम करता है, इसका मतलब हो गया कि कैसे करता है, तो ध्यान से समझिएगा। हमारा जो ब्लड होता है उसमें ये क्या करता है, ऑक्सीजन को मिक्स करता है। ऑक्सीजन जो हो जाता है वो क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ में मिक्स हो जाता है, और ये मिलकर के क्या बनाता है, इट मीन्स ये क्या हो गया हमारे पास में, ऑक्सीजन हो गया। क्लियर है, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हीमोग्लोबिन हो गया। ठीक है, और ये हीमोग्लोबिन जो होता है और ये ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाता है, तो ये बनाता है HbO2 इट मीन्स ये बनाएगा
एक सेकंड में दूसरे मार्कर से लिख देता हूँ। ये हमारा बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये क्या बनेगा हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्योंकि इसी हीमोग्लोबिन में क्या मिला हुआ है, ऑक्सीजन मिला हुआ है। अब हम आगे बात करते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये जो हमारा लंग्स जो होता है ये क्या करता है, इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना करके और क्या करता है, ब्लड में मिक्स करके ब्लड को आगे फॉरवर्ड कर देता है। ब्लड जो होता है वो पूरे बॉडी में सप्लाई होना शुरू हो जाता है। क्लियर है। और ये किस तरीके से करके होता है वो भी ध्यान दीजिएगा। हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है, तो आरबीसी पाया जाता है। क्लियर है। हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है, आरबीसी पाया जाता है। और ये आरबीसी जो होता है इसके अंदर में क्या होता है, इसके अंदर में हीमोग्लोबिन होता है। और इस हीमोग्लोबिन के अंदर में क्या होता है सर, तो इसके अंदर में आयरन होता है यानी कि Fe। और यही क्या करता है, यही जो होता है वो ऑक्सीजन को अपने साथ बंडल बना देता है। इट मीन्स बांध करके ले जाने का काम करता है। ठीक है, बांध करके क्या करता है, ले जाता है अपने साथ में। क्लियर है। प्रोसेस को फिर से समझिएगा। हमारा जो ब्लड होता है उसमें क्या होता है, आरबीसी होता है। और आरबीसी के अंदर में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर में क्या होता है, आयरन होता है। और यही आयरन के अंदर कैपेसिटी होता है ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर के जाने का। जो डॉक्टर बोलते हैं ना कि हमारे बॉडी में ब्लड का कमी हो गया है, याद रखिएगा ब्लड का कमी हो गया इट मीन्स या तो आरबीसी कम हो चुका है ना। और आरबीसी कम हो गया तो पक्की बात है कि आयरन का कमी हो जाएगा, है ना। तो इसलिए डॉक्टर क्या करता है, आयरन की गोली खाने के लिए देता है कि नहीं। चलिए आइए यहाँ बात करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया कि हमारा जो ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो गया तो क्या बन गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया। और ये क्या हो जाएगा, ये ब्लड के साथ सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा, है ना। ब्लड के साथ मिक्स होकर के बॉडी के सारे हिस्से में जाना शुरू हो जाएगा। और ये टूटेगा कब, HbO2 कब टूटेगा, जहां कहीं पर भी ध्यान दीजिएगा सिचुएशन क्या, कि जब कभी भी, एक सेकेंड, जहां कहीं भी क्या हो जाएगा बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी। क्या हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी। अब वहां पर क्या रिएक्शन होगा ध्यान दीजिएगा, वहां पर क्या हो जाएगा, ये जो HbO2 है ये क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। और ये किस में बदल जाएगा, Hb+O2 में बदल जाएगा। बात समझ में आया या नहीं, प्रोसेस को फिर से समझिएगा। सबसे पहले हमारा लंग्स जो होगा वो उसका काम क्या होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, रक्त को शुद्ध करना। बात समझ में आया कि नहीं। शुद्ध करने का मतलब हो गया कि उसमें ऑक्सीजन को मिक्स करना। तो ये हमारा ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिक्स हो गया। ब्लड के किस हिस्से में मिक्स हुआ सर, हीमोग्लोबिन में, है ना। और ये क्या बन गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर है, HbO2 जिसे हम बोलते हैं। और ये क्या हो जाएगा, ब्लड में के साथ में सर्कुलेट होना शुरू हो जाएगा फुल बॉडी में। और उसके बाद जैसे ही जहाँ कहीं पर भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी, मान लीजिए कि हमारा कोई एक ऐसा ऑर्गन है, हमारा लीवर है, हमारा किडनी है, हमारा कोई और ऑर्गन है, कोई और हिस्सा है, कोई और अंग है जहाँ पर कि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता ज़्यादा है, हमारे हाथ वगैरह में भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है ना, कंसनट्रेशन उसका ज़्यादा है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये HbO2 जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। और टूट करके क्या हो जाएगा, उसमें से ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और वहाँ जा के मिक्स हो जाएगा। और फिर जाकर के क्या हो जाएगा, यही कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, ये कार्बन के कणों को अपने साथ लेकर के वापस ला करके लंग्स तक छोड़ देगा। बस इतना ही सा काम होता है। बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। चलिए ये था लंग्स के बारे में एक छोटी सी जानकारी। चलिए अब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन का। ठीक है, हीमोग्लोबिन होता क्या है और किस किस तरीके से करके काम करता है, थोड़ा सा हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम आ जाते हैं सारी चीज़ों पे। ठीक है, चलिए। और एक बात और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये सारी चीज़ें ना हम रोज़ रोज़ पढ़ते पढ़ते ऑटोमेटिक याद हो जाती है। कुछ ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है इन सारी चीज़ों के पीछे ना। और आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं ना थोड़े से डीपली क्वेश्चन सब आते हैं पहले के मुकाबले, इसलिए थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान से पढ़िएगा, है ना। पहले बहुत आसान सी चीज़ आता था कि कौन से ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है, मतलब ऑक्सीजन का वाहक का काम करता है। तो हम बहुत आसानी से टिक कर देते थे, आरबीसी, कहीं कहीं हीमोग्लोबिन लिखा रहता था वो टिक कर देते, कहीं आयरन लिखा रहता था वो टिक कर देते थे, है ना। लेकिन अब जो है वो थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो गया है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन का। ठीक है, क्लियर है। तो
हीमोग्लोबिन, याद रखिएगा हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है। हीमोग्लोबिन क्लियर है, इसके कई सारे काम होते हैं। पहला काम क्या होता है हीमोग्लोबिन का, वो याद रखिएगा, वो होता है प्रोवाइड कलर, है ना। और कौन सा कलर सर, तो रेड कलर। इट मीन्स क्या होता है, रंग उपलब्ध कराना। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, मतलब ब्लड को रंग उपलब्ध कराता है। इट मीन्स अगर हमें ब्लड जो रेड दिखाई देता है तो आरबीसी और आरबीसी के अंदर में जो रेड दिखाने का काम करता है वो कौन करता है, तो वो हीमोग्लोबिन करता है। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आया या नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, दूसरा काम क्या है इसका, दूसरा काम है इसका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। इट मीन्स O2 का क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट है नहीं है। चलिए अब याद रखिएगा, हमारी बॉडी में जो आरबीसी की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, आरबीसी की बात करते हैं, इट मीन जिसमें ये हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो याद रखिएगा ये जो होता है आरबीसी, है ना। आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इस आरबीसी का मात्रा कितना होता है ना। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि एक ह्यूमन बॉडी में आरबीसी का मात्रा कितना होता है, तो याद रखिएगा इसका होता है कि प्रत्येक 100 ग्राम में कितना ग्राम होता है, 100 ग्राम ब्लड में 15 ग्राम जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा आरबीसी होता है। क्लियर है, और अगर इसकी मात्रा कम होकर के अगर 12 ग्राम तक हो सकता है, और 12 ग्राम से अगर ये कम हो जाता है तो हमें एक बीमारी हो जाती है। अगर हमारे बॉडी में आरबीसी का मात्रा अगर 12 ग्राम से कम हो जाए तो इसका मतलब क्या हो गया, एक बीमारी हो जाती है, और उस बीमारी का नाम क्या है, एनीमिया। इट मीन्स ब्लड का कमी होना। राइट, समझ में आया कि नहीं। इट मीन्स क्या हो गया, आपके आरबीसी का परसेंटेज जो है वो क्या हो गया, 15 से कितने पर आ गया, 12 पर आ गया, और 12 से जैसे ही डाउन होना शुरू हो गया एनीमिया पकड़ लेगा आपको। इट मीन्स डॉक्टर आपको बताएगा कि आपको एनीमिया हो गया। इट मीन्स क्या हो गया, सीधी सी बात है कि आरबीसी का परसेंटेज जो है वो 12 से कम हो गया। 12 से 15 वेरी करता है अलग अलग लोगों के बीच में, अलग अलग। ठीक है ना, इट मीन्स 100 ग्राम ब्लड में जो होता है वो 15 ग्राम होना चाहिए कम से कम आरबीसी, मिनिमम 12 ग्राम होना चाहिए। अगर 12 से कम होता है तो इसका मतलब क्या है, प्रॉब्लम है, ब्लड की कमी। क्लियर है, चलिए तो ये था हीमोग्लोबिन। बात समझ में आया कि नहीं। हीमोग्लोबिन का काम क्या था सर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड दूसरा प्रोवाइड कलर, इट मीन्स रेड कलर अवेलेबल कराना। ठीक है ना, जिसके कारण हम इसे आरबीसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं इसे इरेज करता हूँ और अब मैं बताता हूँ कि ब्लड का कंपोजिशन क्या क्या है, ब्लड कितने पार्ट्स में मिल करके बने होते हैं। नोट करते चलिएगा, जहाँ डाउट लगे वहाँ वीडियो को पॉज करके और फिर से आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं कि ब्लड का कंपोजिशन क्या क्या होता है। ठीक है, बात समझ में है कि नहीं। इट मीन्स रक्त जो हमारा होता है वो किन सारी चीज़ों से मिल करके बना हुआ होता है, अब हम उसके बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारे रक्त का 2 भाग मेन होता है, वापस से फिर से पहले वाले की तरह, है ना। कौन कौन सा भाग होता है, तो सबसे पहला भाग होता है प्लाज्मा। ठीक है, क्या होता है, प्लाज्मा। ठीक है, और ये प्लाज्मा जो होता है ना, इसमें कितना होता है सर, तो ये हमारा 55% होता है। ठीक है, क्लियर है। अगर मैं बात करूं प्लाज्मा कितना प्रतिशत भाग होता है, 55%। दूसरा जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है ब्लड कॉर्पस्कल्स। इट मीन्स रक्त कणिकाएं, और ये कितना भाग होता है सर, तो ये हो गया 45%। इट मीन्स 55% भाग जो होता है वो प्लाज्मा होता है, और रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो कितनी होती है, 45% भाग। ठीक है, रक्त कणिकाएं का मतलब क्या हो जाता है, ध्यान से समझिए।
इसमें छोटे छोटे कण होते हैं, जिसके कारण ऐसा हम ऐसा बोल सकते हैं कि आरबीसीसी ग्रुप में आता है, डब्ल्यूबीसीसी ग्रुप में आता है, प्लेटलेट सीसी में आता है। प्लाज्मा वाला जो भाग होता है, पहले इसकी बात कर लेते हैं, फिर आएंगे उस पर, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मा जो होता है अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स मिले होते हैं? तो पहला तो होता है वाटर, क्लियर, 55% भाग है। वाटर कितना परसेंट होता है सर? तो याद रखिएगा 92% होता है। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं प्रोटीन, प्रोटीन कितना होता है? तो याद रखिएगा 7% होता है। तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं सॉल्ट, कितना होता है सर? तो जो बच गया इट मीन्स कितना? 1%। इट मीन्स अगर आपसे पूछा जाए तो आप जवाब दोगे कि जल जो होता है हमारे ब्लड में, प्लाज्मा में स्पेशली, वो हमारे प्लाज्मा 55% होता है टोटल ब्लड का, राइट। और इस 55% में 92% जो होता है वो जल होता है। इट मीन्स 92%। अब कुछ स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाएंगे कि सर एक बात बताओ मुझे, ये तो पहले से ही 55% था, तो इसमें 92% कहाँ से आ गया? तो ध्यान से समझिएगा, ये जो 100% अगर हम प्लाज्मा को मानेंगे तो उस दौरान जो होगा उसमें का 92% जो होगा ये वाटर होगा, क्लियर है। 7% प्रोटीन होगा और 1% क्या होगा? कोई ना कोई सॉल्ट होगा। पढ़ेंगे उसके बारे में बारी बारी से। तो प्रोटीन जो होता है, इट मीन्स प्रोटीन जो होता है वो कितना होता है सर? तो 7%। और लवण जो होता है वो कितना होता है सर? तो वो 1% होता है। बात समझ में आया कि नहीं? हमारे ब्लड के अंदर में ये कंपोजिशन प्लाज्मा का पाया जाता है। ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं? प्लाज्मा जो होता है दो पार्ट से मिलके बना होता है, ठीक है ना। पहला पार्ट जो होता है प्लाज्मा का, मैं इसको ज़रा नोट कीजिए, फिर मैं यहीं पर लिखता हूँ कि प्लाज्मा का, अभी हम उसके बारे में नहीं जा रहे हैं, याद रखिएगा। अभी हम ब्लड कर्पस्कल्स के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे, अभी हम इसी प्लाज्मा पर ही चल रहे हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा का जो होता है ना वो दो मेन पार्ट होता है। पहला पार्ट होता है कलरलेस, और प्लस दूसरा पार्ट क्या होता है? प्रोटीन पार्ट होता है, ठीक है। कलरलेस प्लस प्रोटीन पार्ट होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। कलरलेस इट मीन्स जिसका कोई कलर नहीं होता है, और प्रोटीन इसके अंदर अगर पाया जाता है, अगर मैं आपसे पूछूंगा तो कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना। तो आइए अब हम उसके बारे में बात करते हैं। कलरलेस में कौन सा हो जाएगा बताइएगा? तो याद रखिएगा हमारे प्लाज्मा का ही एक भाग होता है जिसे हम सीरम बोलते हैं। बात समझ में है कि नहीं? इसमें कोई प्रोटीन नहीं होता है और इस वाले हिस्से में क्या होता है? प्रोटीन होता है ना। ये दो पार्ट से मिल करके बना हुआ होता है ना, प्लाज्मा जो हमारा होता है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, 2 सेकेंड के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ, आप जरा इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कि हमारी बॉडी में, हमारे प्लाज्मा में वाटर का परसेंट 92, प्रोटीन का परसेंटेज 7 और सॉल्ट का परसेंटेज 1% होता है, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसे एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम आते हैं 2 मिनट के लिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो ब्लड का एक, प्लाज्मा का एक येलो वाला भाग होता है, येलो कलर, जिसमें क्या होता है? जिसमें कि प्रोटीन लेस, इट मीन्स अगर मैं ऐसा बोलूं कि इसमें प्रोटीन नहीं होता है। बात समझ में आया कि नहीं? इसमें क्या होता है, जिसको हमने बोला है कलरलेस, है ना, तो प्रोटीन लेस, इसमें कोई प्रोटीन नहीं होता है ना, येलो कलर होता है ना। और दूसरा हिस्सा जो हो गया प्रोटीन है लेकिन वो कलरलेस है। अब आ जाते हैं, तो येलो कलर वाला भाग में भी प्रोटीन लेस है, और उसमें क्या होता है? इसमें कलरलेस है लेकिन ये क्या है? प्रोटीन है ना। तो येलो कलर वाले भाग में प्रोटीन है, सॉरी प्रोटीन लेस है, प्रोटीन नहीं है। और इस भाग को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसी भाग को हम नाम जानते हैं सीरम के नाम से। याद रखिएगा, सीरम जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में भाग नहीं लेता है, ब्लड क्लॉटिंग में भाग नहीं लेता है। ब्लड क्लॉटिंग का सीधा सा मतलब है क्या बताइए? ब्लड क्लॉटिंग का सीधा सा मतलब है, मैं यहीं पर लिख देता हूँ,
रक्त के थक्का जमने में। बात समझ में आया कि नहीं? मतलब क्या हो गया कि सीरम वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, येलो कलर होता है, प्रोटीनलेस होता है, मतलब इसमें प्रोटीन नहीं बंद होता है, ठीक है, इसे हम सीरम बोलते हैं। और ये क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग में भाग नहीं लेता है, इट मीन्स रक्त के थक्का जमने में ये भाग नहीं लेता है। ये बात क्लियर है यार? चलिए, ये था हमारा वो भाग जिसमें कि प्रोटीन नहीं होता है और येलो कलर का भाग होता है, और ये किसका, प्लाज्मा का हिस्सा है। आपका जो ब्लड टेस्ट किया जाता है ना, तो याद रखिएगा उसमें सीरम का टेस्ट किया जाता है, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं बात करूं इस तरफ वाले की, ठीक है, तो इस तरफ वाला जो हमारा हिस्सा होगा, जो हमने क्या बोला, कलरलेस और प्लस प्रोटीन होता है इसमें। तो दूसरा वाला भाग जो कलरलेस होता है और प्रोटीन होता है, इसमें कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है सर? तो याद रखिएगा, प्रोटीन का नाम याद रखना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा प्रोटीन का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें प्रोटीन पाया जाता है, सबसे पहला प्रोटीन होता है ग्लोबुलिन, और दूसरा होता है फाइब्रिनोजिन, ठीक है ना। ग्लोबुलिन प्रोटीन और फाइब्रिनोजिन प्रोटीन, ये दोनों का दोनों प्रोटीन जो होता है, ये क्या करता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में भाग लेता है, ठीक है। मतलब क्या करता है, ये रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। जो कोई हमारा हाथ पैर कट जाता है तो उस दौरान, तो आपसे पूछा जाएगा कौन सा प्रोटीन भाग लेता है ब्लड क्लॉटिंग में, आपको याद रखना है ग्लोबुलिन प्रोटीन प्लस फाइब्रिनोजिन प्रोटीन, क्लियर है। ग्लोबुलिन प्रोटीन प्लस फाइब्रिनोजिन प्रोटीन जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में भाग लेता है। कौन सा हिस्सा ब्लड क्लॉटिंग में भाग नहीं लेता है, तो सीरम वाला हिस्सा भाग नहीं लेता है, क्योंकि इसमें कोई प्रोटीन नहीं पाया जाता है, और ये कैसा होता है, प्रोटीन लेस होता है, और ये क्या करता है, रक्त के थक्का जमने में भाग नहीं लेता है। ये था हमारा प्लाज्मा का कहानी, क्लियर है। प्लाज्मा का कॉन्सेप्ट यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। टाइम अब ओवर हो रहा है, तो हम लोगों ने आज प्लाज्मा के बारे में पढ़ा। कल जो है हम ब्लड कॉर्पस्कल्स, इट मीन्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, वो भी काफ़ी लंबा टॉपिक है ना, तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे जो हमारे इस ब्लड का सेकेंड पार्ट है। ब्लड कॉर्पस्कल्स यानी कि रक्त कणिकाएँ हैं, है ना, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आ जाते हैं, ठीक है। आज हम लोगों ने प्लाज्मा के बारे में पढ़ा, ठीक है ना, ब्लड क्या होता है, किस तरीके से करके काम करता है, इसमें कौन कौन से चीज़ें पाई जाती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। चलिए, तो मैं ब्लड वाले इस फर्स्ट पार्ट के वीडियो को यहीं पर फिनिश कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, ठीक है। तब तक चलिए आप सब लोग ज़रूर ध्यान से इसे पढ़िए और सारे पॉइंट्स को ज़रूर नोट करते चलिएगा, ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। और अगर आप लोगों को अगर कोई डाउट होता है, कोई सवाल होता है, तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।